जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था 2024 के लास्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि लास्ट के 3-4 मंथ में अप्लाई किया था लिथुआनिया के लिए, किसी एजेंट के थ्रू, किसी कंसल्टेंट के थ्रू, उन्होंने इनिशियल डिपॉजिट शुरू के पैसे दे दिए थे और वो इस इंतजार में थे कि उनका माइग्रेस निकल आएगा। तो माइग्रेस जो है वो 2024 के बाद अभी तक निकलना स्टार्ट नहीं हुए। कब होंगे कोई पता नहीं है। जो दोस्त मुझसे मशवरा मांगते हैं, मैं उन लोगों को यह मशवरा देता हूं, मेरे भाई आपने इनिशियल पेमेंट कर दी है तो आपका अभी वर्क परमिट भी अगर आ गया है, मेडिएशन भी आ गया है, तो आपका काम बिल्कुल जीरो है। आपको नए सिरे से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जिनका माइग्रेस सितंबर में निकला है वो डेफिनेटली जनवरी में एक्सपायर होगा, जिनका अक्टूबर में निकला है उनका फरवरी में एक्सपायर हो जाएगा, और जिनका नवंबर में निकला है उनका मार्च में जाके एक्सपायर हो जाएगा। तब तक अगर कोई न्यूज नहीं आती इमिग्रेशन की तरफ से पाकिस्तान में, अगर न्यूज आ भी जाती है, मुझे नहीं लगता कि आपकी इस माइग्रेस पर पाकिस्तान में सबमिशन होगी। क्यों? आपका माइग्रेस जब निकलता है तो उस माइग्रेस पर आपका सेंटर मेंशन होता है कि आप फलां सेंटर में जाके वीएफएस में सबमिशन करवाएंगे। लेकिन जब वीएफएस पाकिस्तान में किसी भी एम्बेसी में ये चार्ज मिलता है, किसी भी एम्बेसी को, चाहे हंगरी एम्बेसी को मिल जाए, तो आपका माइग्रेस नंबर डेफिनेटली, जब आप मिसाल के तौर पर आपका पहला माइग्रेस इशू हुआ है थाईलैंड का और आप चाहते हैं कि माइग्रेस आप मलेशिया में चेंज करवा लें, तो जब आप चेंज करवाते हैं तो आपका माइग्रेस नंबर भी चेंज होता है। तो आपका इस माइग्रेस पर पाकिस्तान में सबमिशन होना नामुमकिन है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक मर्तबा फिर लिथुआनिया की इमिग्रेशन को। लिथुआनिया इमिग्रेशन की नई अपडेट्स क्या हैं, मैं कोशिश करूंगा कि ये फाइनल अपडेट्स हों जनवरी की, खास तौर पर कम से कम जनवरी के महीने में मैं आपको सारी मालूमात अब तक की जो है वो फराहम कर दूं। आज 19 जनवरी 2025 है। आज तक की जो अपडेट्स हैं आज की वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। अब नए माइग्रेट्स कब इशू होना स्टार्ट होंगे, जिनके मेडिएशन निकले हैं, जिनके वर्क परमिट आ गए हैं वो क्या करें, जिनके माइग्रेट्स इशू हो गए हैं उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही वो क्या करें, जिनकी सबमिशंस हैं वो क्या करें, उनको ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सारी बातें A to Z डिस्कस होंगी। वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। अगर कोई बात मैं बयान ना कर सकूं तो आप मुझसे पर्सनल में आके या मेरे ग्रुप का हिस्सा बनके पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि सारी बातें आज की वीडियो में डिस्कस कर दूं। सबसे पहले बात करते हैं कि लिथुआनिया इमिग्रेशन की अब तक की क्या अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले बता दूं 19 जनवरी 2025 तक की ये अपडेट है कि अभी तक कोई नई खबर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से निकल के नहीं आई, और ना ही कोई एजेंट बता सकता है, ना ही कोई कंसल्टेंट बता सकता है, ना कोई इमिग्रेशन लॉयर बता सकता है, ना ही कोई मेरे जैसा यूट्यूबर बता सकता है कि लिथुआनिया इमिग्रेशन आगे क्या करने जा रही है। अभी तक की जो अपडेट्स हैं उनकी वेबसाइट पर भी मौजूद हैं, हमने भी आपको बताई हैं कि आप 1 जनवरी 2025 के बाद से किसी भी एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर में यानी वीएफएस में बाहर कंट्री में जाकर ब्लू कॉलर जॉब की सबमिशन नहीं करवा सकेंगे वर्क परमिट के लिए। फिर सुन लें, 1 जनवरी 2025 से आप किसी भी एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर यानी वीएफएस में, थाईलैंड में, बाकू में, मलेशिया में, जैसे पहले जाके आप सबमिशन करवाते थे, अब आप वो नहीं करवा सकेंगे। ये अभी तक की न्यूज है और यही चल रही है पिछले 1.5 महीने से। और जो दोस्त बार बार मुझे मैसेज करके ये पूछते हैं कि सर हमारे जो कंसल्टेंट हैं, हमारे जो एजेंट हैं, वो हमें बता रहे हैं कि अब जो 19 जनवरी है ना आज, तो अब बता रहे हैं कि 25 के बाद न्यूज आएगी या फरवरी में न्यूज आ जाएगी। तो मैं आपको बता ही देता हूं, जब आप किसी एजेंट को, किसी कंसल्टेंट को जो लीगल काम करता है या 2 नंबर करता है, दोनों तरह के बंदों को जब आप बार बार तंग करेंगे, जो रियल काम करने वाला बंदा है वो भी आपको टरखाने के लिए, आपको आपसे जान छुड़वाने के लिए आपको बोल देता है कि 5-10 दिन 20 दिन आप इंतजार कर लें, शायद कोई नई खबर आ जाए। तो ये आपसे बचने के लिए वो ये काम करता है, क्योंकि अगला बंदा जिसने पैसे दिए होते हैं, जिसने क्लाइंट बनना होता है, जो क्लाइंट बनके हमें एडवांस पेमेंट करता है, वो ये समझता है कि वीजा जो है वो इसी एजेंट ने देना है या इसी कंसल्टेंट ने देना है। हालांकि जो भी इमिग्रेशन के नए रूल्स होते हैं, कंसल्टेंट कोई भी हो, एजेंट कोई भी हो, हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ये बात आप जहन नशीन रखें। इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं वही यूरोप के लिए अप्लाई करें जो तहम्मुल मिजाजी रखते हो, क्योंकि यूरोप के किसी ना किसी कंट्री में
कोई ना कोई मसला जरूर आता है। किसी की अपॉइंटमेंट का मसला है, किसी की सबमिशन का मसला है, किसी की वीजा रेशो का मसला है और किसी के फेक होने का बड़ा मसला है। अब देखें, जिन लोगों ने हंगरी के वर्क परमिट्स अप्लाई किए हुए थे, जिनके निकल भी आए थे, उनकी सबमिशन बिल्कुल नहीं की जा रही, अचानक बंद कर दी उन्होंने। अब किसी एजेंट का कोई कसूर नहीं है, किसी कंसल्टेंट का कोई कसूर नहीं है, यह इमिग्रेशन की तरफ से लॉ आया है। तो एजेंट को भी उसी वक्त पता चला जब आपको पता चला। तो यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। अब इसके बारे में कोई मुझसे मेरा भाई सवाल ना करे, यहां तक मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जब भी कोई न्यूज आएगी, और ये मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी न्यूज आती है वो आपके लिए भी वही होगी, मेरे लिए भी वही होगी, और किसी भी और बंदे के लिए जो कि लिथुआनिया में इंटरेस्टेड था उसके लिए भी वही न्यूज होगी जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा या आप किसी भी सोर्स से हासिल करेंगे। मैं कोशिश करूंगा इमिग्रेशन की वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप वहां जाकर देख सकें कि जब भी कोई न्यूज आएगी आप भी देख लेंगे, मुझे भी बता दीजिएगा। जब अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं आप लोगों को पहले वीडियो बना के भी आगाह कर दूंगा और व्हाट्सएप के जरिए, ग्रुप के जरिए भी आपको बता दूंगा। और आपकी इतला के लिए अर्ज करता चलूं, जब भी कोई नई अपडेट आएगी तो पूरे साउथ एशियन रीजन के लिए आएगी, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं होगी। इंडियंस भी इसमें आएंगे, बंगाली भाई भी इसमें आएंगे और नेपाली भी इसमें आएंगे। अदर कंट्रीज जिनमें इसकी एम्बेसी नहीं है, लिथुआनिया की एम्बेसी नहीं है, उन कंट्रीज को इसमें नई अपडेट्स में फायदा होगा। वो क्या आती हैं वो आने वाला वक्त बताएगा, कब आएगा कोई पता नहीं है। पाकिस्तान में उन्होंने ये तो बता दिया कि आप अपने होम कंट्री में सबमिशन करवाएंगे, इंडिया वाले इंडिया में करवाएंगे, बांग्लादेश वाले बांग्लादेश में करवाएंगे, पाकिस्तान में करवाएंगे। तो पाकिस्तान में करवाएंगे तो सही, लेकिन कहां करवाएंगे ये अभी नहीं पता। ना ये इमिग्रेशन ने अनाउंस किया है, ना ये बताया है। ये मैं खोल के क्लियर कट चिट्ठी बात आपको बता रहा हूं। जब तक कोई इमिग्रेशन अनाउंस नहीं कर देती, ना मैं आपको बता सकता हूं, ना ही कोई कंसल्टेंट, ना कोई एजेंट आपको बता सकता है। अब बढ़ते हैं उस बात की जानिब, जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था 2024 के लास्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि लास्ट के 3-4 मंथ में अप्लाई किया था लिथुआनिया के लिए, किसी एजेंट के थ्रू, किसी कंसल्टेंट के थ्रू। उन्होंने इनिशियल डिपॉजिट शुरू के पैसे दे दिए थे और वो इस इंतजार में थे कि उनका माइग्रेस निकल आएगा। तो माइग्रेस जो है वो 2024 के बाद अभी तक निकलना स्टार्ट नहीं हुए। कब होंगे कोई पता नहीं है। जो दोस्त मुझसे मशवरा मांगते हैं, मैं उन लोगों को यह मशवरा देता हूं, मेरे भाई आपने इनिशियल पेमेंट कर दी है तो आपका अभी वर्क परमिट भी अगर आ गया है, मेडिएशन भी आ गया है, तो आपका काम बिल्कुल जीरो है। आपको नए सिरे से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिएशन की जो उम्र होती है, जो एक्सपायरी डेट होती है, वो 5 मंथ की होती है। 5 मंथ के बाद आपको नया मेडिएशन निकलवाना पड़ेगा। तो 5 मंथ अगर हो गए हैं तो भी, अगर नहीं हुए तो भी आपका मेडिएशन आपके किसी काम का नहीं है जब तक आपका माइग्रेस नंबर इशू ना हो जाए। माइग्रेस नंबर इशू होगा तो फिर आगे मसले मसाइल जो आते हैं कि आपकी सबमिशन कहां होगी, आप इंटरव्यू कहां देंगे, ये सारी चीजें बाद के मसाइल हैं। लेकिन अगर आपका वर्क परमिट सिर्फ निकला है और आपका मेडिएशन सिर्फ निकल के आया है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना केस अपने एजेंट के थ्रू, अपने कंसल्टेंट के थ्रू किसी और कंट्री में शिफ्ट करवा लें। किसी और कंट्री, यानी कि शेंजन कंट्री में अगर आप जा रहे थे, आपने उसके साथ बात की थी 20 लाख में, 25 लाख में, जितने में भी आपकी डन हुई थी, उतने ही पैसों में आप किसी और कंट्री में जाना तो शेंजन में ही है ना, तो आप उस कंट्री में मूव करवा सकते हैं। क्रोशिया करवा लें, बल्गारिया करवा लें, स्लोवेनिया करवा लें, स्लोवाकिया करवा लें और लाटविया आप करवा सकते हैं। ये 4-5 कंट्रीज के मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए। लिथुआनिया का काम अभी बंद चल रहा है, कल स्टार्ट हो जाए कोई पता नहीं है। हंगरी का काम बंद जा रहा है, कल स्टार्ट हो जाए कोई पता नहीं है। रोमानिया की वीजा रेशो थोड़ी डाउन चल रही है, उसकी वजह भी हम ही हैं, लेकिन वो भी कल अच्छी हो जाए कोई पता नहीं है। तो ये मैंने ऑप्शंस आपको दे दिए। आपके कंसल्टेंट, आपके एजेंट के पास जो भी ऑप्शंस इनमें से अवेलेबल हैं, आप वो अवेल कर सकते हैं। अब ज्यादा आपको लिथुआनिया के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है अगर आपका माइग्रेस निकला नहीं हुआ तो। अब बढ़ते हैं उन लोगों की जानिब जिन लोगों के माइग्रेस इशू हो गए थे 2024 में और उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। तो उन लोगों को बता दूं कि सिवाय मलेशिया वीएफएस के किसी और वीएफएस में अभी तक मुसद्दका इतला मौसूल नहीं हुई कि सबमिशन वर्क परमिट के लिए, ब्लू कॉलर जॉब के लिए हो रही है या कि नहीं।
मैं आपको फिर बता देता हूं कि मलेशिया के अलावा अभी किसी डिपार्टमेंट की मुसद्दका इतला नहीं है कि आपकी सबमिशन होगी या नहीं। ज्यादातर यही इतला आ रही है कि सबमिशन नहीं हो रही। मलेशिया वाले कैसे कर रहे हैं, अगर आपको इस बात की समझ आ जाए तो मुझे भी समझा दीजिएगा। मैं भी यही सवाल कर रहा हूं कि मलेशिया वाले कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जो हेड है इनका वो तो माइग्रेंस डिपार्टमेंट ही है ना। जो माइग्रेंस डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन ऑफ लिथुआनिया है, वही इसकी हेड है, वो सबको देखती है। तो वो एक वीएफएस को कैसे ये ऑर्डर कर सकती है कि आप वर्क परमिट की सबमिशन कर लें और बाकी जितने वीएफएस हैं, बाकू है, थाईलैंड है, आप ना करें। तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो रही है। तो जिनकी हो रही है उनको मुबारक हो। अभी तक हो रही है, कल ये भी होना बंद हो जाए तो कोई पता नहीं है। जो दोस्त जनवरी में जिनके पास माइग्रेंस एक्टिव है, वो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि अगर आपके पास माइग्रेंस है, एक्टिव है और आपका मलेशिया वीएफएस है, तो आप ये रिस्क जरूर लें। आप जाएं, अपनी सबमिशन करवाएं, क्योंकि मेरे पास जब तक मुसद्दका प्रूफ नहीं था किसी भी बंदे का कि मलेशिया में सबमिशन हो रही है या नहीं, तब तक मैंने आप लोगों को भी नहीं ये बोला था। मैंने यही बोला था कि अभी तक मेरे पास मुसद्दका इतला नहीं आई। जब मेरे पास कागज मौजूद है, स्लिप मौजूद है, डेट मौजूद है, उसकी अपॉइंटमेंट मौजूद है, तो ही मैंने आपको पिछली वीडियो में जब मैंने लिथुआनिया को डिस्कस किया था तो मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि ये चीजें मेरे पास मौजूद है लिथुआनिया के लिए, टीआरपी के लिए, वर्क परमिट के लिए, ब्लू कॉलर जॉब के लिए आपकी सबमिशन मलेशिया में हो रही है। तो ये सारी चीजें बातें क्लियर हो गई आप लोगों के लिए कि जो नए दोस्त अप्लाई कर रहे हैं उनको यही सजेशन है कि अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो इंतजार करें, करना चाहिए अगर आप लिथुआनिया ही जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप में इंतजार का मादा नहीं है तो आप अपना किसी और कंट्री में शिफ्ट करवा लें। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं, शेंजन का कोई भी कंट्री हो, 6 महीने मिनिमम है, 6 महीने कम से कम है वर्क परमिट के लिए। तो आप लोग इतना इंतजार अगर कर सकते हैं तो जरूर करें। अगर आप शेंजन से हट के किसी कंट्री को, क्योंकि शेंजन में जाकर कोई दरख्तों से पैसे नहीं तोड़े जाते, शेंजन में जाकर सिर्फ हमारे बंदों को यही लालच होता है कि हमें एक कंट्री का वीजा मिलेगा और हम दीगर कंट्रीज में ट्रैवल कर जाएंगे। तो ये आपकी गलत सोच है, आप ऐसा गलत सोच रहे हैं। आप जिस कंट्री में जाएंगे वीजा आपका उसी कंट्री का होगा। जब आप ट्रैवल करके किसी और कंट्री में जाएंगे, जस्ट एक ट्रैवलर की हैसियत से, एक विजिटर की हैसियत से जा सकते हैं। वहां आप अगर 90 डेज से ज्यादा कयाम करेंगे तो आप वहां पर भी इलीगल हो जाएंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। तो अगर आप अदर देन शेंजन ट्राई करते हैं तो आपके चांसेस बहुत हाई हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि सर्बिया के ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। सर्बिया की इस वक्त वीजा रेशो बहुत अच्छी चल रही है। इसके अलावा अल्बानिया आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा बुल्गारिया तो ऑलरेडी शेंजन में आ चुका है, उसकी वीजा रेशो भी अब डाउटफुल हो जाएगी। अल्बानिया है, सर्बिया है और तीसरा बेलारूस है। मालदोवा वगैरह वर्क परमिट देता नहीं है, कोसोवो वर्क परमिट देता नहीं है। फिलहाल ये गरीब कंट्रीज हैं। तो ये जो 3 कंट्रीज मैंने आपको बताए हैं, इनमें अगर आपका कोई जानने वाला अपने शहर के करीब को बंदा ट्रस्टेबल है तो इनका काम 1.5 से 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, हर 3 महीने में हो रहा है और इजीली हो रहा है। और आपको मैं ये बताता चलूं कि पूरे यूरोपियन कंट्रीज में, सर्बिया हो, अल्बानिया हो, बुल्गारिया हो, रोमानिया हो, लिथुआनिया हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, बेल्जियम हो, ये सारे कंट्रीज जितने भी हैं, इनके पासपोर्ट के रैंकिंग में 1-1, 2-2 रैंक का फर्क है। जस्ट आपको हर कंट्री 5 से 7 से 8 साल में पासपोर्ट ऑफर कर देता है अगर आप वहां लीगल रहते हैं। चाहे आप सर्बिया जाएं, चाहे आप लिथुआनिया जाएं, चाहे आप जर्मनी जाएं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि बड़े कंट्रीज जितने हैं अगर आप उनमें जाते हैं तो उन कंट्रीज में आपके, अगर आपकी सैलरी 2000 यूरो है तो आपके खर्चे भी 1500-1600 यूरो आ जाते हैं। और जो छोटे कंट्रीज हैं जैसे लिथुआनिया है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, इनमें अगर आपकी सैलरी 1000 यूरो के अंडर होती है तो आपके खर्चे भी उसी मुताबिक होते हैं। आपको बचता आ जाके वही कुछ है जो आपको जर्मनी में बचता है, वही आपको आके बचता है रोमानिया में। तो ये सिचुएशन आप क्लियर जहन में रखें कि आपको जिस कंट्री का वीजा मिले उस कंट्री में कयाम करें, उधर रहें। आपका यकीन करें 5-4 साल आप वहां पर गुजार लेते हैं, आपका किसी और कंट्री में जाने को दिल ही नहीं करेगा जब आपको उस कंट्री का पासपोर्ट मिल जाता है।
तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। A to Z मैंने सारा कुछ खोल के बयान कर दिया है। मैं फिर एक मरतबा समरी बयान कर देता हूं कि अगर आपका माइग्रेस इशू नहीं हुआ तो आप अपना कन्वर्ट करवा लें किसी और कंट्री में, किसी शेंजन में करवाना चाहें, अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो उनमें करवाएं। अगर आपके एजेंट के पास कोई नॉन शेंजन कंट्री यानी कि यूरोपियन कंट्री है, सर्बिया है, अल्बानिया है, बेलारूस है, इसके अलावा भी किसी कंट्री का अगर वर्क परमिट मौजूद है तो आप उसमें ट्रैवल करके जा सकते हैं। वहां से आप जब आपको टीआरसी मिल जाता है तो आप विजिट वीजा लेके शेंजन मूव कर सकते हैं। एक ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन उन लोगों के लिए है जिनके माइग्रेस इशू हो चुके हैं और उनका वीएफएस जो है वो मलेशिया है। तो आप लोगों से यही दरखास्त है कि फरवरी का वेट ना कीजिएगा। वीजा अगर आपके पास मौजूद है मलेशिया का तो अभी अप्लाई कर लें, अगर नहीं है तो 3-4 दिन में बन के आ जाएगा। वीजा ऑनलाइन आ जाता है, ई वीजा होता है। तो आप इस जनवरी के एंड की अपॉइंटमेंट लेके आप सबमिशन करवाने के लिए जा सकते हैं। फरवरी में मलेशिया वीएफएस वाले भी सबमिशन करना शायद बंद कर दें, शायद करने लग जाएं, तो रिस्क ना लें। जनवरी में अगर आपके पास ये चांस है तो आप जरूर ये चांस लें। और जिन लोगों के दूसरे वीएफएस हैं यानी कि जिनका बाकू है, थाईलैंड है, फिलिपाइन है और इसके अलावा और कौन सा है, ताजिकिस्तान है, जॉर्जिया है, अगर ये वाले वीएफएस हैं तो इनमें अभी कोई सबमिशन की इतला नहीं आई, दुबई में भी नहीं हो रही। आप लोगों से यही दरखास्त है कि आपके माइग्रेस की जो वैलिडिटी है वो 4 मंथ है। 4 महीने के बाद वैसे ही आपका, कुछ दोस्तों का अब जनवरी में, जिनका माइग्रेस सितंबर में निकला है वो डेफिनेटली जनवरी में एक्सपायर होगा, जिनका अक्टूबर में निकला है उनका फरवरी में एक्सपायर हो जाएगा और जिनका नवंबर में निकला है उनका मार्च में जाके एक्सपायर हो जाएगा। तब तक अगर कोई न्यूज नहीं आती इमिग्रेशन की तरफ से पाकिस्तान में, अगर न्यूज आ भी जाती है, मुझे नहीं लगता कि आपके इस माइग्रेस पर पाकिस्तान में सबमिशन होगी। क्यों? आपका माइग्रेस जब निकलता है तो उस माइग्रेस पर आपका सेंटर मेंशन होता है कि आप फलां सेंटर में जाके वीएफएस में सबमिशन करवाएंगे। लेकिन जब वीएफएस पाकिस्तान में किसी भी एम्बेसी में ये चार्ज मिलता है, किसी भी एम्बेसी को, चाहे हंगरी एम्बेसी को मिल जाए, तो आपका माइग्रेस नंबर डेफिनेटली, जब आप मिसाल के तौर पर आपका पहला माइग्रेस इशू हुआ है थाईलैंड का और आप चाहते हैं कि माइग्रेस आप मलेशिया में चेंज करवा लें, तो जब आप चेंज करवाते हैं तो आपका माइग्रेस नंबर भी चेंज होता है। तो आपका इस माइग्रेस पर पाकिस्तान में सबमिशन होना नामुमकिन है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि जब भी आप सेंटर चेंज करते हैं तो आपका माइग्रेस नंबर भी चेंज हो जाता है। और जो दोस्त मुझे ये पूछ रहे थे कि सर क्या हम अपना माइग्रेस अभी चेंज करवा के मलेशिया में करवा के सबमिशन करवा सकते हैं कि नहीं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नए माइग्रेस पहले ही इशू नहीं हो रहे। अगर आप ये एप्लीकेशन देने जाएंगे तो आप अपना पुराना जो माइग्रेस है, जो पहले माइग्रेस नंबर है, वो भी डिक्लाइन ना करवा लीजिएगा। तो इससे बेहतर है कि अभी आप रुक जाएं, नई जो अपडेट आने का इंतजार करें। अगर नहीं कर सकते तो अपने एजेंट से, कंसल्टेंट के थ्रू आप अपना मुल्क चेंज कर लें, किसी और कंट्री में अप्लाई कर लें ताकि आपको आसानी हो जाए। लेकिन उसके लिए भी आपको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, कम से कम या कभी कभी साल भी आपको इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि किसी भी मुल्क की कोई ना कोई नई अपडेट आती रहती है। और एशियन कंट्रीज को खास तौर पर वो टारगेट करते हैं क्योंकि इधर से बहुत ज्यादा लेबर उधर काम करने के लिए जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आखिर मैं भी इंसान हूं, कोई गलती भी हो सकती है, तो माफ कर दिया करें। बैड कमेंट ना किया करें। आपके लिए मेहनत मैं करता हूं, तो आप सिर्फ जस्ट एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। जो दोस्त आकर नीचे बैड कमेंट करते हैं वो अपनी तरबियत का सबूत देते हैं। असल में वो लोग किसी भी तरह पाकिस्तान में, तो छोड़ दें अब बात को, ठीक है ना। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां पैदा फरमाए, मेरे लिए भी आसानियां पैदा फरमाए। कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।